दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल उसके नकारात्मक विरोध के लिए विरोध और विभाजनकारी रवैये को ही उजागर नहीं किया, बल्कि अपने इस आत्मविश्वास का भी खुलकर प्रदर्शन किया कि उनकी सरकार और बड़े बहुमत से तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। उन्होंने अपना यह लक्ष्य भी स्पष्ट कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा कम से कम 370 सीटें जीतने जा रही है। इस दावे के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर से विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के अपनी सरकार के साहसिक फैसले को ही रेखांकित किया। उन्होंने अपनी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी बता दिया कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों और देश को विकसित बनाने का होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीति में परिवारवाद से उनका क्या आशय है और वह क्यों उसके विरोधी हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को खास तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने यह जो कहा कि कांग्रेस विपक्ष का दायित्व निभाने में विफल रही और उसने अच्छा विपक्ष बनने का अवसर गंवा दिया, उससे असहमत होना कठिन है। विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस की विफलता का कारण है सरकार के हर निर्णय एवं नीति को खारिज करने की आदत। निसंदेह किसी विपक्षी दल से यह अपेक्षा नहीं की जाती और न ही की जानी चाहिए कि वह सरकार की प्रशंसा करे, लेकिन कम से कम उसे हर मामले में और यहाँ तक कि राष्ट्रहित से जुड़े मामलों में भी विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति तो नहीं ही करनी चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ऐसा ही करती रही है। कांग्रेस किस तरह नकारात्मक राजनीति का परित्याग नहीं कर पा रही है, यह गत दिवस लोकसभा में ही तब देखने को मिला जब सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। ध्यान रहे, ऐसे ही सवाल पाकिस्तान खड़े करता रहा है। आखिर उन्हें पाकिस्तान को रास आने वाला बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। हैरानी नहीं कि प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि वह देश की सेना के खिलाफ एक भी शब्द सहन नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने यह विभाजनकारी आरोप भी उछाला कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कर्नाटक का उल्लेख करते हुए एक तरह से दक्षिण के राज्यों की अनदेखी करने वाले उन विभाजनकारी बयानों को ही हवा दी जो कर्नाटक से कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अधीर रंजन चौधरी को फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि यह भी साफ किया कि कर्नाटक किन कारणों से वित्तीय रूप से कठिनाइयों से घिरा है।
राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी दशा सुधारने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना एक वरदान की तरह है। यदि इस योजना को उद्यम की तरह लिया जाए जैसा कि सरकार की अपेक्षा है, निश्चित रूप से ऐसे परिवारों को लाभ होगा। जाति आधारित गणना में ढूंढे गए ये ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। आर्थिक तंगी की स्थिति में कई बार लोग सरकारी सहायता को पूंजी के रूप में न लेते हुए आमदनी के रूप में ले लेते हैं। यही समस्या पैदा होती है। जब मूलधन ही नहीं बचेगा तो जिस उद्देश्य के लिए राशि दी गई वह पूरा कैसे होगा। इस मोर्चे पर सरकार और संबंधित व्यक्ति के स्तर पर सतर्कता की जरूरत है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवेदन के लिए पोर्टल की सेवा का शुभारंभ कर दिया है। आवेदनों की जांच परख भी होगी। इसी आधार पर पात्रों का चयन होगा। ऐसे परिवारों की संख्या 94 लाख है, लेकिन योजना को कई चरणों में पूरा किया जाना है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह कि संबंधित उद्यमी के उत्पादन और उसके विपणन की व्यवस्था को भी दिशा देनी होगी। बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता अहम पक्ष है। निश्चित रूप से इसके लिए विभिन्न कार्यों में लगे लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। अपने उत्पाद की वे कैसे सम्मानजनक कीमती प्राप्त कर सकते हैं, इसकी राह भी दिखानी होगी। जाहिर है उचित कीमत न मिल पाने की स्थिति में उत्पादक उदासीन हो जाता है। यही समस्या खड़ी होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। विभिन्न विधाओं में कुशल ऐसे लोगों को यदि यह एहसास होता रहे कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत का लाभ उन्हें हर हाल में मिलेगा तो वे उदासीन होकर अपना उद्यम बंद नहीं करेंगे। इसकी कार्यप्रणाली भी विकसित करनी होगी। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के दीर्घानुभवी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान उनके व्यक्तित्व, क्षमता और गुणों को मान्यता प्रदान करना तो है ही, यह उनके दो मुख्य योगदानों के कारण सर्वथा तर्कसंगत भी है। पहला योगदान है राजनीतिक शुचिता का नया मापदंड स्थापित करना और दूसरा सार्वजनिक विमर्श में छद्म सेकुलरवाद और इस्लामी कट्टरवाद के राजकीय तुष्टीकरण को तथ्यों तर्कों के साथ चुनौती देना। आज अनेक दल स्वयं को सेकुलर और 100% गांधीवाद से प्रेरित होने का झंडा तो बुलंद करते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में गांधी जी ने शुचिता, परिवारवाद का विरोध सहित सदैव पालन किया था। स्वतंत्र भारत में जिन कुछ राजनीतिज्ञों ने इस मर्यादा का अनुसरण किया वे वैचारिक रूप से गांधी दर्शन के सबसे निकट रहे। उन्हीं में से एक लालकृष्ण आडवाणी भी हैं। जब विपक्ष में रहते हुए जैन हवाला कांड में आडवाणी जी का नाम आया तब उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता
को अक्षुण्ण रखने के लिए लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और निर्दोष सिद्ध होने तक संसद न जाने का प्रण लिया। स्टॉप।